आज का ससुराल पार्ट 2। इस कहानी के पहले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह भाग्य लक्ष्मी के घर का बंटवारा हो गया और उसके दोनों बेटों के परिवार के बीच खटाश आ गई। इस तरह दिन भी आ जाते हैं और वहाँ भाग्य लक्ष्मी के बेटे राखी के दिन अपने मायके आती है। जिस दिन आरती आती है तो पूरा परिवार दिखावे के लिए एक साथ बैठ जाता है। घर पर काम हुआ है, किसी ने मुझे बताया ही नहीं। अच्छा, कमरे अच्छे लग रहे हैं। ऊपर कौन रह रहा है? आप लोगों ने किराएदार रख लिया है क्या? अरे पगड़ी, इतना बड़ा घर है, अब घर तो यूज करें। हम यूज कर रहे हैं। अब तो वो सब छोड़, मुहूर्त का समय बीत रहा है, मुहूर्त ही राखी बांधे। तुम्हारी कलाइयों पर राखी नहीं है, तुम लोगों ने अभी तक राखी नहीं बनाई। तुमसे अपना चेहरा भी बड़ा उतरा उतरा लग रहा है। तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? अरे यार, तू भी ना, तेरा इंतजार कर रहे थे दोनों। तू आ गई है ना, तो रात को ही रखड़ी की रस्म भी हो जाएगी। नैना और आरती अपने भाइयों को राखी बांधती है। सब कुछ अच्छे से निपट जाता है। राखी की रस्म पूरी करके आरती अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। वो बाहर तक पहुंचती है, उसे याद आता है कि वो अपना पर्स घर पर ही भूल आई है। जैसे ही आरती पर्स लेने अंदर जाती है तो सामने चलता वो दृश्य देखकर वो चूक उठती है। आरती अपने घर में वापस जाने के लिए आगे बढ़ती है। वो अपना घर में हो रहे अपने भाई भाभीओं के बीच की बातचीत को सुन लेती है। चल जल्दी से रखड़ी बांध। मेरे मना करने के बावजूद भी लगता है ना किसी ने आरती कान में कोई बात डालती है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो इन दोनों के हाथों पर बांधी राखी को देखकर ही समझ में आ रहा है किस तरह से आरती दीदी ने इन्हें सस्ती रखी थी और नैन भैया को महंगी वाली। जब नन के घर जाकर कोई रस्म करने की बारी आती है तब तो बड़ा भाई और बड़ी भाभी को आगे कर दिया जाता है। फिर तो फायदा उन्हीं का होगा ना। हाँ, फायदा नैना दीदी का ही होता दिखाई देता है कि 2 रुपए की राखी बांधकर दोनों भाइयों से 2-2 हजार की पट्टी उन्होंने सीधी कर ली। मुँह तो मेरा तुम दोनों मत खुलवाओ। अरे ढंग से तैयार होना तो सीख लो। पहले भिखारियों का तो एक पैसा भी मुझे नहीं चाहिए कि सामने मुझे राखी बांधनी पड़े और तुमसे पैसे। तुम क्यों? मैंने तुझे कोई अपना भाई नहीं दिया। बताओ मम्मी, रोज नीचे। सबको सुनकर आरती को झिझका लग जाता है। ये सब मेरे घर में क्या हो रहा है? इन लोगों से बात करनी होगी। आरती आगे बढ़कर सभी के बीच जाती है। सब क्या है भैया? और ने तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मम्मी तुम तो बताती। मैं क्या कहती हूँ बेटा, वैसे कोई बात नहीं। तुझे देर हो रही होगी ना, निकल बेटा, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। और ससुराल में तो राखी का रस्म करना है ना तुझे? हाँ जी थी, आपने कर ले। वैसे भी मम्मी जी फोन पर आपको घर की सारी बातें बताती तो रहती हैं। कुछ नहीं है भाभी। अच्छा, तुम तो समझदार हो। करण भैया से कोई भूल हो भी गई तो तुम छुप कर बात कर लेते। आरती की बात सुनते ही अब तक सुन रही सुमित्रा कुछ ऐसा कह देती है कि आरती को वहाँ से जाना पड़ता है। ये सारे कानून हम पर ही क्यों लागू होते हैं? क्यों नान जी हर बार सब कुछ समझते रहे? क्योंकि वो छोटे हैं इसलिए। जब हम पर जुल्म हो रहा था तब कहाँ थी दीदी? पहले अपना ससुराल संभालिए, फिर हमसे कुछ कहिएगा। क्या मैं यहाँ हूँ मुझे नहीं पता? जीजा जी अपने भाई के साथ, जीजा जी की अपने भाई के साथ तो बनती नहीं है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो परसों आप मम्मी जी से अपने ससुराल से अलग होने की बात भी कर रही थी ना? ये सब मम्मी। मैंने तो पहले ही कहा था कि बेटा कि तू इन चीजों में मत पड़, अपना ससुराल देख। आओ जल्दी आओ मम्मी। आरती कुछ नहीं कह पाती और अपनी नजर झुकाए अपने मायके से अपने ससुराल लौट जाती है। दिन पे दिन गुजरते हैं और दोनों भाइयों के बीच आई कड़वाहट उनके बच्चों में भी इतनी घुल जाती है। पेवश और सुबह अपने नैना को देखना भी नहीं चाहते थे और ना ही नैना इन दोनों को। दिन भर वो दोनों अपनी पढ़ाई छोड़कर किस तरह प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा इनके हाथ आए इसी सोच में लगे रहते। इस जगह जहाँ सुमित्रा को अपने बेटे को रोकना चाहिए था, वो उसे और बढ़ावा देते हुए कहती है, पकवान आते हैं, जब देखो डिलीवरी बॉय खड़ा रहता है। हम लोगों का क्या होगा? बताओ, हमारा क्या भविष्य है? तुम तो भोली हो। तुमने एक बार भी सोचा कि ये घर तो जमीन पर बना है और नीचे का आई फ्लोर ताया जी ने ले लिया। अब कल को वो हमको निकाल फेंकेंगे तो हम क्या करेंगे? शिवम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे फिर से अपने ताया जी के साथ रिश्ते बनाना शुरू कर देता है। एक रोज जब करण अपने काम से कमर पकड़े घर लौटता है, मित्र ठीक तो है ना ताया जी? सारी प्रॉब्लम एक तरफ, आप तो मेरे ताया जी है ना। मैं आपके घुटनों में तेल लगा देता हूँ। मुझे पता था तू उन लोगों जैसा नहीं है, और होता भी कैसे? आखिर तेरा बचपन मेरी ही गोद में गुजरा है। अच्छे संस्कार तुझ में रहेंगे। वैसे मैं भी सोच रहा था जब नैना अपने घर में चली जाएगी तो मेरा मन कैसे लगेगा। देख घर मचे ना मेरे लिए, इसलिए भगवान ने रास्ता खोल दिया। को ये समझ में नहीं आता कि इसकी बेटी को क्या हो गया है और वो क्यों नीचे इसके जेठ के पास जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और नैना का रिश्ता पक्का हो जाता है। नैना अब दिन रात अपनी फयान से बात करती है और एक दिन जब वो इससे कॉल पर बात कर रही थी, संगीता इत्तेफाक से कमरे के बाहर थी। तुम क्यों टेंशन लेते हो यार? तुम्हें ये फिलिटी चाहिए ना तो मिल जाएगा। आखिर में मम्मी पापा इस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे? क्या इनके आगे पीछे मेरे अलावा है ही कौन? तुम तो टेंशन मत लो, मैं ये सब देख लूंगी। शबम अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा था
जो सुमित्रा सुन लेती है। अरे भाई, इस फ्लोर में गिनकर 3 कमरे, एक भैया का, एक मेरा और एक पापा मम्मी का। क्या मिलता है? एक कमरा, उसमें भी दादी रहती हैं। नीचे के फ्लोर में अगर उन्होंने सारी प्रॉपर्टी ताया जी के नाम कर दी तो हमारे हाथ में आ जाएगा कटोरा। ताया जी और अब्बा जी के बीच डिवाइड करने के लिए कम से कम 2 फ्लोर तो थे, पर यहाँ तो वो भी नहीं है। इसलिए मैंने तो दिमाग लगा दिया कि ताया जी के पेट में घुसकर रहना है ताकि इनकी प्रॉपर्टी से अच्छा खासा हिस्सा मुझे मिल जाए। अपना तो अपना ही होता है ना, जहाँ से जो बटोरे बटोर लो। तुम्हें क्या लगता है आजकल का जो जमाना चल रहा है, भैया मुझे एक फूटी कोड़ी भी देंगे? कभी नहीं। अब मुझे तो अपने बारे में सोचना ही पड़ेगा। आखिरकार मेरे माँ बाप ने भी तो अपना ही सोचा, अपने भाई को भूल कर। तो मैं क्यों अपने भाई को सोचूं? की झटका साफ खत्म हो जाता है। कहते हैं ना, परिवार को जितना बांध कर चले इतना ही अच्छा है। जहाँ हम अपना फायदा देखने लग जाते हैं, हमारी बेड़ियाँ भी वही करने लग जाती हैं। और यही हुआ इसी परिवार में, जहाँ 2 भाइयों की लड़ाई कब उनके बच्चों की लड़ाई बन गई और आगे चलकर इन दोनों बच्चों के बीच की लड़ाई बन गई, पता ही नहीं चला। जिस उम्र में बच्चों के साथ खेलना और एक दूसरे के साथ रहना सीखना था, इन्हें सिखाया गया कि समिति, दीवार और खुद को फायदा, जो आज घूम फिर कर इन पर ही हम भारी पड़ गया। जिन्होंने इनकी शुरुआत की थी अपने ही घर में बंटवारे की मांग करने वाली सुमित्रा और संगीता अपने बच्चों के बीच होते बंटवारे को अपनी आंखों से देख रही थी और इन्हें अब आगे दिखाई दे रहा था बस गिलानी और ईदका। मानवी की मांगों को सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे मार दी बहू, आज सुबह चाय की जगह कुछ और तो नहीं कर लिया? ये कैसी बहकी हुई बातें कर रही हो? और ये जो तेरी मांगे हैं ना, इन्हें हम कैसे पूरा कर सकते हैं? हमसे ये ना हो पाएगा। अरे ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आपको करना ही होगा। जमीन बेच दो, जेवरात बेच दो, जो करना है करो, लेकिन मुझे इस खटारा लाइफ को अच्छी और बेहतरीन लाइफ बनाना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं मायके चली जाऊंगी, शहर, अपने घर। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं इंतजाम करता हूँ। तुम्हारी सारी मांगे पूरी होंगी, बस तुम थोड़ा वक्त दो। मानवी गांव में भरे बाजार में बाहर जाते समय 1 पीस और वेस्टर्न कपड़े पहनने लगी, जिसे देखकर सब इसकी बुराई करने लगे। शकुंतला, ये कैसी बहू है तुम्हारी? सरेआम छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमती रहती है। शकुंतला को इन सब बातों का काफी बुरा लगता है। वो गुस्से से मानवी पर चलाती है। आंधी बहू, तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है? अरे माना के शहरी हो, जरा तो इज्जत का मान रख लेती, मेरी और अपनी पति का। क्यों, आपने तो बड़ा मान सम्मान किया है मेरी मांगों का। रतीश, क्या हुआ? अरे इंतजाम हुआ कि नहीं अब तक, या फिर अगले 7 जन्म तक होगा? गांव के लोग ना गांव में ही दस कर रह जाएंगे। और रही बात मेरे छोटे कपड़े पहनने की, तो गलती गांव वालों की नजरिए में है, मुझ में नहीं। मेरा जो चाहेगा, जैसा चाहेगा मैं वैसा ही करूंगी। ना तो मैं आप मुझे रोक सकती हो और ना ही मैं अपने आप को रोकूंगी। ओके? मानवी अकड़ दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। शकुंतला और रतेश एक दूसरे को देखते हैं। क्या सोचकर लाई थी मैं यहाँ पर? और इसको और क्या से क्या हो रहा है? दिन भर मेरे ससुर का पारा हाई करती रहती है ये। मैं भी तंग आ चुका हूँ, अब इस जल्दी से कैसे बाहर निकले माँ? अब तो एक ही हाल है बेटा। दिन ब दिन मानवी धीरे धीरे पूरे घर को बर्बाद करने लगती है और वो क्लेश के सिवा और कुछ नहीं करती। फिर एक दिन अचानक से रतेश और शकुंतला मानवी के सामने कुछ कागजात रखते हैं। ये क्या है? कौन से पेपर्स हैं? अपनी जमीन मेरे नाम कर रहे हो क्या? आई नो बेशक गांव से हो आप लोग, लेकिन पैसा तो जमकर भरा पड़ा है आप लोगों की तिजोरी में। वैली प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए थैंक यू सो मच इश एंड मम्मी जी। काम को तो हाथ में उठाकर तू देख, खड़े खड़े ही ख्याली पुलाव पका रही है। मानवी कागजात को अपने हाथ में उठाती है, तब वो देखती है कि ये तो तलाक के कागजात हैं। ये क्या रतीश, तुम मुझे तलाक दे रहे हो? हाँ बाजी, मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना। तुम माँ की सहेली की बेटी थी, अरे जरा तो मान मिर्जा का पालन कर लेती। शहर की बहू हो तो क्या हुआ, शहरी अंदाज में ही गांव की दुनिया में अपना बसेरा बना लेते, लेकिन नहीं, तुमने वैसा नहीं किया। तुम तो उल्टा हमारी जमीन के पीछे और अपने स्टैंडर्ड और लिविंग के बलबूते हमें ब्लैकमेल करने लगी। पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग को, जो मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाने का सोचा। लेकिन नहीं, आज तुमने मुझे ये सिखा दिया कि बहू चाहे गांव की हो या शहर, जो लड़की अपनों को प्यार और इज्जत दे वही एक सिंपल बहू होती है। अच्छा है, मुझे भी बोर हो रहा था यहाँ पे। अब तो मैं डायरेक्टली NIRI से शादी करूँगी। आओ पेपर्स लाओ। मानवी साइन कर देती है और इस तरह सास को अपनी गलत सोच का एहसास होता है। आगे जाकर रतेश की शादी एक सुशीली गांव की लड़की से होती है। वो अपना सुखी संसार गुजारने लगते हैं।